यद ब्रह्मांड गुणों का मिलान किसी भी शादी के लिए सक्सेस की क्या गारंटी है? 8 अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल हैं या नहीं। एक मांगलिक होने का जो दोष होता है ना, वो लोगों को डराता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मांगलिक है तो दूसरा मांगलिक ही होना चाहिए। एक प्रकार का योग है बस। पितृदोष क्या होता है? पितृ लोग भूखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशान भी रहते हैं। बाकी अब ये पितृदोष का एक डराने का भी साधन हो गया। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स, जहां हम बात करते हैं उन बिलीव्स की जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और समझते हैं उनके पीछे के रियल फैक्ट्स। आज हमारे साथ हैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ जी, नमस्कार, जय श्री राम। जो कि एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, ऑथर और एजुकेटर हैं। इनका 15 साल का अनुभव है और 1000 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिख चुके हैं ये। चलिए उनसे बात करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट मिथ्स और फैक्ट्स क्लियर करते हैं। ऐसा देखा गया है पीयूष जी कि जैसे पहले बड़ा ही उत्साह होता था, लोगों को खुशी होती थी कि हाँ शादी होनी है, कुंडली का मिलान किया जाता था। ये प्रथा सालों से चल रही है। गुणों का मिलान किसी भी शादी के लिए सक्सेस की क्या गारंटी है? देखिए, गुण मिलान का अर्थ केवल गुणों से नहीं है, टोटल यष्टकूट मिलान की एक पद्धति है। जिस तरह से 8 अलग अलग पैरामीटर्स ज्योतिष में रखे हुए हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, गण और नाड़ी, और इस तरह से 8 अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल हैं या नहीं है। लेकिन इतना सफिशेंट नहीं है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, केवल गुण मिलान से ही ये जज करने की कोशिश करते हैं कि रिश्ता कैसा रहेगा। लेकिन ये जो गुण मिलान है ये तो सिर्फ एक पार्ट है। इससे आगे की जो चीज़ है वो जन्म पत्रिका मिलान है। ऐसा मान सकते हैं कि 40% रोल गुण मिलान का होता है, लेकिन 60% रोल होता है कुंडली मिलान का। गुण मिलान के लिए जो भी सिद्धांत है अपना, वो ये है कि 36 गुण टोटल होते हैं। इसमें से एटलीस्ट अपने को 50% तो मिलना चाहिए, 18 गुण होने चाहिए। 18 से नीचे है अगर तो हम उसको ठीक नहीं मानते हैं। 18 से ऊपर है अगर तो इसका मतलब दोष कम है, गुण ज़्यादा है, विवाह किया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में भी आपको फिर जन्म पत्रिका मिलान पे आना पड़ेगा। जन्म पत्रिका मिलान में मंगलिक मिलान होता है, दोनों का चंद्रमा की राशि देखी जाती है, लग्न की राशि देखी जाती है। उससे डिसाइड होता है इनका नेचर आपस में कैसा है। मान लीजिए एक को बहुत गुस्सा आता है, दूसरे को भी उतना ही गुस्सा आने लगेगा, तो कैसे रिश्ता चलेगा फिर वो। तो इसलिए केवल गुण मिलान सफिशिएंट नहीं है, आपको जन्मपत्री मिलान पे जाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि 36 गुण मिल रहे हैं पर आपकी कुंडली नहीं थी, या ना केवल नाम से गुण मिला लिए, लेकिन जन्म पत्रिका में योग बहुत खराब थे तो रिश्ता टूट जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुण मिल रहे हैं केवल 15, लेकिन जन्म पत्री में योग बहुत अच्छे हैं, दोनों का भाग्य एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ है, नेचर मिलान खाता है, गण दोनों का मिलान खा रहा है। उस केस में कम गुण होने के बाद भी शादी अच्छे से हो जाएगी। तो ये एक पूरा ऐसा मान लीजिए कि एक कॉम्बो पैकेज है। जब तक आप हर चीज़ को प्रॉपर देखेंगे नहीं, तब तक आप उससे डिसाइड नहीं कर सकते। सच बताऊं तो ऐसा लगता था कि एक फॉर्मेलिटी ही है, लेकिन आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है जिसको पूरी तरह से करना जरूरी है। साइंटिफिक सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा जी। यानी कि कुंडली मिलान और जैसे कि आपने कहा कि जन्म पत्रिका मिलान यदि सही तरीके से किया जाए, एक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाए, तो एक्चुअली दिस वर्क्स, ये काम करता है। जी पीयूष जी, एक और आई डोंट नो मिथ है या सच है, कैसा है, लेकिन एक मांगलिक होने का जो दोष होता है ना, वो लोगों को डराता है। यदि घर में किसी की जिसकी भी शादी होने वाली है, वो घर का बच्चा हो या भाई बहन कोई भी हो, कहते हैं कि मांगलिक दोष यदि है तो सुन के डर जाते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष पाया गया है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये मांगलिक दोष है क्या? देखिए, मांगलिक दोष भी कुंडली मिलान का ही एक अंग है। कुंडली में जब कभी ऐसा कहते हैं कि 12वें घर में, फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में, इन जगहों पर मंगल अगर बैठा है तो उसे मांगलिक दोष कहेंगे। ये देखा जाता है लग्न कुंडली से। ये मांगलिक दोष को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दिया जाता है? सभी ग्रहों में क्या होता है कि मंगल को सेनापति माना गया है। मंगल साहस के, हिम्मत के, क्रोध के, एनर्जी लेवल के, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए गुस्सा बहुत ज़्यादा है किसी के मांगलिक होने से, क्या होगा कि उस मंगल का, मान लीजिए 12th हाउस में मंगल है, उसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पे, जो कि शादी का घर होता है। फर्स्ट हाउस में भी मांगलिक मानते हैं। फर्स्ट हाउस में जब मंगल बैठेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी विवाह के स्थान पे। 4th हाउस में जो मंगल होता है वो अपने चतुर्थ दृष्टि से विवाह के स्थान को देखता है। सप्तम का अर्थ होता है कि उस अपने स्वयं बैठा है उसी घर में।
और 8th हाउस में जब होगा तो ये विवाह के सुख का भाव होता है। तो कुल मिलाकर के मंगल जब यहाँ बैठता है तो मंगल शादी को इफेक्ट करता है, एनर्जी लेवल हाई कर देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, कुछ अनयूजुअल होगा। एक तरफ मंगल जैसे हिम्मत का भी कारक है, तो कोई व्यक्ति अगर बहुत एनर्जी के साथ पूरे फोकस के साथ काम कर रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मंगल ही काम करता है। लेकिन विवाह में धैर्य संयम ये थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए पेशेंस लेवल आउट है तो वो रिश्ता ज़्यादा चलेगा नहीं। इसलिए मांगलिक मिलान में एक व्यक्ति मांगलिक है तो दूसरा भी मांगलिक देखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि मंगल क्योंकि एक पाप ग्रह है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मांगलिक है तो दूसरा मांगलिक ही होना चाहिए। कई बार क्या है कि ज्योतिष में मांगलिक योग के साथ बहुत से परिहार दिए हैं कि क्या अदर कंडीशंस हैं जिनमें आप मांगलिक नहीं होते हुए भी शादी कर सकते हो। सपोज इन्हीं सब प्लेसेस पे अगर किसी के शनि है तो भी उसका विवाह हो सकता है कि शनि ऑलरेडी एक पाप ग्रह है, वो बैलेंस कर देगा, मेंटेलिटी दोनों की आपस में बिठा देगा कि एक अगर उस मेंटेलिटी का है तो दूसरा भी वैसा मिल जाएगा। चंद्र कुंडली से अगर इन सब ग्रहों जगहों पे मंगल बैठा है तो भी हो जाएगा। और भी कई सारी कंडीशंस हैं कि जैसे लग्न में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति एक अलग योग बनाता है। बृहस्पति के लिए कहते हैं कि अगर वो लग्न में बैठा है तो चाहे कितने ही खराब योग कुंडली में है पर वो उस घर का पूरा सुख देगा, वो शादी को देखेगा। मतलब शादी बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, वो आपके शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छा बना देगा। तो मांगलिक योग से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि 12 में से 5 लोग मांगलिक होते हैं। अगर 12 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से 5 मांगलिक होंगे ही होंगे, तो कितने सारे लोग मांगलिक हैं। और मांगलिक अगर कोई है तो आप प्रॉपर उस कुंडली का एनालिसिस करवाइए, कहीं ना कहीं कोई उसका निराकरण निकलता होगा। और अगर नहीं निकलता है तो आपको फिर मांगलिक से शादी करनी चाहिए, कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। यानी मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, ये गलत एक प्रकार का योग है बस। अगर हम कॉमन उसमें एग्जांपल लें तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको आपकी आईसाइट वीक है तो उसका निदान है, मतलब तरीके अगर निकाले जाएं, अगर हम सही तरीके से आगे चले तो शायद हर चीज़ का एक इलाज संभव मतलब है। ऐसा समझ सकते हैं कि आई साइट का जैसे आपने बताया इलाज है, चश्मा लगा सकते हो, नहीं दवाई ले सकते हो, या हो सकता है कोई लेजर से ऑपरेशन करवा लो। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिनमें आई साइट वीक ही होती है, फिर वो ठीक नहीं होती, तो वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। इसीलिए आपको कुंडली मिलान की आवश्यकता है कि कहीं वो रेयर कंडीशन तो नहीं है, पर ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर केसेस में कोई ना कोई समाधान निकल जाता है। यदि मांगलिक योग है तो आप कुंडली का मिलान अच्छी तरीके से करके सही तरीके से अगर आप शादी ब्याह में आगे बढ़ें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, वो बेटर है जी। जो साइंस किसी ने बनाया है। उस साइंस में आप एक सिद्धांत को देख रहे हैं तो उसके बाद पैरेलल जो नेक्स्ट उसका जो बताया गया उसको भी देखिए। आपने एक चीज़ पकड़ ली पर उसके आगे नहीं देखा तो फिर अधूरा है। पीयूष जी, आजकल तो ऐसा भी देखा गया है कि शायद कि कुंडली में ही लिखा होता है कि शादी नहीं चलेगी, शादी टूटेगी, तो फिर ऐसे में क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, कुंडली में कभी भी ये नहीं लिखा होता कि शादी टूटेगी। कुंडली में ये लिखा रहता है कि इसको अपने शादीशुदा जीवन में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, या जो लाइफ पार्टनर इनको मिलेगा उनके साथ में एडजस्टमेंट बिठाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। अभी मुझे एक बात बताइए, जैसे आजकल तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जन्मपत्री, लोग, ग्रह, कुंडली सब वही हैं जो पहले थे, लेकिन पहले आपने तलाक के केसेस कहाँ सुने? आज से अगर आप 25-30 साल पहले चले जाएं तो वहाँ किसी गांव में, किसी शहर में भी आपको कोई ऐसा बात सुनने को नहीं मिलती होगी कि फला व्यक्ति का तलाक हो गया। होता क्या है कि जन्मपत्री पहले भी इतना ही एग्रेशन लोगों में था। जन्मपत्री में सपोज सूर्य सप्तम भाव में है तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसको आगे जाने के बाद में जो माहौल मिलेगा ससुराल में बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेंगी। अगर वो व्यक्ति कुंडली दिखवा के पहले से उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए और वहाँ जो सिचुएशन मिले उसको ठीक से हैंडल करें धैर्य के साथ में, तो आप उस तलाक से बच सकते हैं। पर क्योंकि अभी सारा खेल देखिए क्या है, समझ का है, अभी लोगों में पेशेंस नहीं रहा और हम कुछ उपाय में, पूजा पाठ में कम बिलीव करते हैं, डेली रूटीन में नहीं करते। मान लीजिए जो ग्रह आपको परेशानी देने वाला है, वैसे तो देखिए ग्रह कभी परेशानी देते ही नहीं है। ये क्या होता है, ग्रह सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, वो बताते हैं कि ये हो सकता है। वो क्यों होता है? वो क्योंकि पूर्व जन्म का कोई ना कोई काम आपका ऐसा होता है, कोई कर्म आपके पीछे लगा हुआ है। उस खराब कर्म के बदले में आप एक अच्छा कर्म कर लें, उस ग्रह की शांति करवा लें, कोई पूजा पाठ कर लें, महामृत्युंजय कर लें, या थोड़ा सा धैर्य रख लें, तो ऐसा नहीं होगा कि रिश्ता टूटेगा। फिर वो रिश्ता बच जाएगा। कुछ समय के लिए परेशानी आएगी ज़रूर, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात लगी मुझे ये कि अगर कुंडली में लिखा है, जैसे कि आपने कहा टूटेगी, ये तो कभी नहीं होता, लेकिन यदि कुछ परेशानियों का भी एक सिग्नल मिलता है, इंडिकेशन मिलता है, तो बेहतर है कि उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। देखिए, ज्योतिष को वैसे भी क्या है कि वेदों का नेत्र कहा गया है। ऐसा कहते हैं ज्योतिषामयनम चक्षु। वेद के जो 6 अंग हैं उनमें से एक अंग है ज्योतिष। तो ज्योतिष आपको ये दिखाता है कि आगे क्या होने वाला है, आपका रास्ता कैसा मिलने वाला है, जहाँ आप जा रहे हैं वो जगह कैसी है,
अगर आपको पहले से पता लग जाए अपने भविष्य का, आने वाले समय का, आप उससे प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको गाइड करता है और कुछ नहीं। शादी की बात नहीं है, लेकिन वैसे भी देखा गया है कि कुछ लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं कि नहीं ये नाम मुझे नहीं फल रहा, दूसरा नाम, या नाम में कहीं कोई एक लेटर आगे ज़्यादा लगा दिया या कम कर दिया। ये कहाँ तक काम करता है? क्या ऐसा करने से कुछ विशेष लाभ होता है? देखिए, नेम की जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक्चुअली कोरिलेटेड न्यूमरोलॉजी से। हमारे यहाँ चंद्र राशि से नाम देखा जाता है, और ज्योतिष में यह हमारे शास्त्रों में लिखा है यथा नाम तथा गुण, कि जैसा व्यक्ति का नाम है वैसे उसमें गुण अपने आप आ जाएंगे। अगर किसी का नाम बाहुबली आपने रख दिया तो उसको अपने आप कॉन्फिडेंस फील होगा, शुरू से लगेगा कि मैं बाहुबली हूँ। किसी का नाम अगर आपने उल्टा सीधा लेना शुरू कर दिया तो उसमें एक थोड़ी सी नेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी। तो नाम का असर तो होता है। बाकी क्या होता है, नाम के प्रथम अक्षर से राशियों का डिसीजन होता है, कौन सी राशि में जन्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का नाम आर से स्टार्ट है, तो आर लेटर जो होता है ये तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है। तुला राशि शुक्र की राशि है। ऐसे व्यक्ति आगे जाके शुक्र के प्रभाव की वजह से अपने आप थोड़े से क्रिएटिव होते हैं औरों के कंपैरिजन में। ऐसे लोगों को साफ सफाई पसंद है, घूमना फिरना पसंद होता है। और अभी मान लीजिए मेष राशि, किसी का नाम ए पे स्टार्ट है, क्योंकि नाम का डिसीजन नक्षत्र प्रणाली से होता है। ए पे अगर किसी का नाम है मतलब वो मंगल के प्रभाव में है। मेष राशि के स्वामी मंगल होता है, उसमें अपने आप ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा है, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़े से ऐसे लोग हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं। उस चीज़ को, उसका प्रभाव सब जगह आएगा। तो देखिए, नाम का असर तो व्यक्ति पे होता है, लेकिन नाम को कई बार बदलते भी हैं नेम नंबर एस्ट्रोलॉजी में, नेम एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन बदलने के बाद व्यक्ति को उसी नाम से बार बार बोलना चाहिए, क्योंकि उस नाम का बार बार बोलने से उसकी साइकोलॉजी पे असर आता है, उसके मन पे, उसकी बुद्धि पे, उसके विचारों पे असर आता है। और बाद में धीरे धीरे उसका जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फल है वो मिलेगा। अपने शास्त्र में लिखा है कि नाम हमेशा सार्थक होना चाहिए, उसका एक अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, बोलने में बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि ऐसा नाम निकाल लेते हैं नए नाम के चक्कर में, जो ना बोलने में आता है ना उसका कुछ अर्थ होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी नाम सोच समझ के ढंग से रखना चाहिए, उसका असर होता है। जा रहा है। यदि हम देखें तो सोशल मीडिया पे कई सारे हमें ऐसे लिंक्स मिल जाते हैं कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप ऑनलाइन दूर से घर बैठे बैठे पूजा करवा सकते हैं। ये कहाँ तक इफ़ेक्टिव होती हैं? क्या इनसे कोई उतना ही असर होता है? क्योंकि पूजा करना या किसी भी तरह के उपाय करना फल तो देता है, लेकिन जानना चाहती हूँ कि ऑनलाइन पूजा कितनी सही है? देखिए, क्या है कि पूजा पाठ जो है ये एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हो गया। पूजा के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी एक देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पूजा होती क्या है, आपने गणेश पूजा करवाई तो हम गणेश जी को प्रसन्न कर रहे हैं। गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि भी हैं, शुभ लाभ भी हैं। हम उनसे संपन्नता की कामना करते हैं। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, उनसे कहेंगे कि विघ्नों का विनाश करें। अभी आपने गणेश पूजा कोई की या करवाई किसी से भी, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ संकल्प एक शब्द है कि जैसा आपका संकल्प होता है उस संकल्प के अनुसार आपको फल मिलता है। दैनिक रूटीन में संकल्प का अर्थ होता है कि निश्चय करना कि हम क्या करने वाले हैं। आज आपका संकल्प था, सुबह आपने सोचा कि मुझे पॉडकास्ट में जाना है, एक पॉडकास्ट ऐसे लेना है। मेरा संकल्प था मुझे वहाँ जाके पॉडकास्ट देना है। उस संकल्प के अनुसार मैंने कार्य किया। हमारा जो प्लानिंग होती है उसी हिसाब से होती है। तो क्या होता है कि पूजा पाठ में भी जैसा संकल्प लिया जाता है वैसा फल मिलता है। जो ब्राह्मण पूजा करवाने वाला है, आप सबसे पहले तो देखिए पूजा का, आपने कहा कि उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फल सभी जगह से मिलता है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब किसी व्यक्ति ने किसी को शाप दिया तो दूर बैठ के शाप दिया, लेकिन जिसको शाप दिया उसको वहाँ जाके वो शाप लगा, वैसा उसके साथ घटा। कभी किसी को मान लीजिए किसी ने किसी के लिए पूजा भी की, कभी लंबे टाइम तक कोई पूजा पाठ हम करते हैं और हम संकल्प में ये कहते हैं कि इस पूजा का फल उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और प्रॉपर ढंग से जो शास्त्रोक्त तरीका है, पूजा पाठ में क्या मनमानी आचरण नहीं चलता। जो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, जो सिद्धांत है उस सब्जेक्ट के, उसको फॉलो करते हुए अगर आप संकल्प लेते हैं, जैसे आपको उसमें देश काल समय परिस्थिति सबका जिक्र करना होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, इस जगह बैठे हैं, अमुक व्यक्ति के लिए। जैसे आपको कोई चिट्ठी पहुँचानी है तो आप क्या करेंगे, उसका पूरा एड्रेस बताएंगे। सेम वैसे ही जब पूजा होती है उसमें अगर प्रॉपर एड्रेस के साथ पूजा की जाए कि भाई मैं करने वाला, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये पूजा पाठ का फल उसको मिले। अगर आपने समंत्रक संकल्प लिया है मंत्रों के साथ में, ईश्वर को साक्षी मान करके, तो जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भले ही वो अपने घर में बैठ के करें, सामने बैठ के करें, ऑनलाइन करें, कैसे भी करें, उसका फल उसी को मिलेगा। एक डिफरेंस जो है इनमें थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है कि अगर आप स्वयं अपने हाथ से करेंगे तो फल में 19-20 होता है, अपने हाथ से की हुई पूजा का फल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपकी भी शुद्धि होती है। कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। जब आप देवता की पूजा करेंगे तो आपको खुद को देवता बनना पड़ेगा। इसलिए पूजा का जो प्रोसेस है उसमें स्टार्टिंग में 2-3 मिनट तक तो केवल आपका शुद्धिकरण ही होता है।
3 बार आचमन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, ठीक है ना? तो ये तिलक कीजिए। ये सब क्यों होता है कि आप पवित्र हो रहे हैं। तो अगर आप खुद से करेंगे तो आप में पवित्रता थोड़ी ज़्यादा आएगी, भावना थोड़ी प्रबल रहेगी। और अगर आप दूर बैठ के पूजा करवा रहे हैं और नियम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि पंडित जी ने पूजा की और आप घर बैठे आराम से पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पूजा का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनके जो नियम है वो आप पे भी लागू होते हैं। अगर वो 9 दिन तक व्रत कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो 9 दिन आपको व्रत रखना चाहिए। तो आपको नॉन वेज ड्रिंक सब छोड़ देना चाहिए, पूरी शुद्धता पवित्रता रखनी चाहिए, तब जाके ये पूजा आपको पूरा फल देगी। तो इस तरह से अगर करेंगे तो भले ही वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब सेम है। जो भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ या हमारे किसी प्रियजन के साथ में ऐसा होना चाहिए, तो पहले तो वो इंटेंशन सेट होनी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि यदि आप सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं तो आपका फोकस इतना अच्छा रहेगा, या आप खुद अपने अपने एक माध्यम बनेंगे, खुद एक माध्यम बनेंगे, जो कि शायद दूर बैठे आप ना बन पाएँ, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना और करना ज़रूरी है। तो इफ़ेक्टिव तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चीज़ होती है कि अगर आपका इंटेंशन है तो चीज़ें काम करती हैं। करना और नियम कायदे का फ़र्क पड़ता है। करने वाला व्यक्ति ढंग से करे, जो करवाने वाला व्यक्ति वो नियम में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही एक दशा मानी जाती है पीयूष जी, पितृदोष, जिसके लिए कि आजकल जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे ऑनलाइन पूजा भी होती हैं, बहुत सारे देखे जाते हैं कि आप पितृदोष आपको यदि है तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हो सकता है कि पितृदोष की स्थिति आपके साथ हो। तो आज आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि ये पितृदोष क्या होता है। देखिए क्या है कि जिस तरह से ये पृथ्वी लोक है, सेम वैसे हम मानते हैं कि एक देवलोक भी है और ऐसे ही एक पितृलोक भी है। जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, सामान्य रूप से उनको पितृ माना जाता है कि वो पितृ हैं। पितृ वैसे अगर हमें दिखेंगे या हमारे घर में होंगे तो पितृ कहलाएंगे, पर दूसरे व्यक्ति के लिए तो प्रेत है। किसी और को अगर कोई पितृ दिखेगा तो पितृ नहीं मानेगा, वो कहेगा उसने भूत देख लिया। तो सेम वैसे ही क्या पितृ हमारे पूर्वज ही होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये वो लोग होते हैं जिनका हमसे कुछ बहुत गहरा कनेक्शन होता है, मोह के बंधन से वो बंधे रहते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद में क्या होता है, या तो उसका पुनर्जन्म होता है या फिर वो कहीं रह के अपने कर्म भोगता है। अब मान लीजिए किसी ने मृत्यु हो गई लेकिन ऐसे में मृत्यु है उसकी, या उसका परिवार से मोह बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में ना तो उसका जन्म होगा, ना वो कोई कर्म का कुछ फल कहीं भोगेगा। वो पहले पितृ बन के पितृलोक में रहेगा, अपने सगे संबंधियों से उसकी वासना या उसकी इच्छा जुड़ी रहेगी, उनके अच्छे बुरे को फील करेगा और वहाँ फील करते हुए उसकी इच्छा रहती है कि कहीं ना कहीं मुझे इनसे कुछ मिले। तो जब वो पितृ बन जाता है तो उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सभी कुछ लगता है। ये जो पूर्वज है हमारे, इसीलिए क्या है कि मनुष्य को जैसे पूजा पाठ बताया गया है वैसे ही 15 दिन का समय स्पेशली पितृपक्ष का आता है। उस समय कहा जाता है कि सारे पितृ जो होते हैं ये धरती पे आते हैं। पितरों का जो मुंह होता है वो सुई के जैसा होता है, जितना छोटा होता है, वो ना खा पाता है ना पी पाता है, लेकिन इस समय उनका मुंह बड़ा होता है, उनकी क्षमता ज़्यादा होती है और इसीलिए लोग उपाय करते हैं। तो पितृ होते हैं, लेकिन अगर डेली रूटीन में आप थोड़ी पूजा पाठ करते हैं, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 तरह के ऋण हैं। पहले क्या होता था कि रोज़ नित्य प्रति नियम होता था कि हम खाना बनने के बाद में 1 रोटी गाय को दिया करते थे, 1 रोटी से अग्नि पे भोग लगाया करते थे और कुछ कौवे को डालते थे, कुछ किसी गरीब व्यक्ति को देते थे। ये सब जो उपाय करते थे, इससे आपका देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण तीनों नष्ट होता था, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा ऋषियों को मिलता था, कुछ मिलता था पितरों को, कुछ मिलता था आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को। तो पितृदोष होता ही नहीं था। अभी क्या है कि हमने रूटीन लाइफ में ये सब करना बंद कर दिया। पितृ लोग भूखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशान भी करते हैं। बाकी अब ये पितृदोष का एक डराने का भी साधन हो गया कि जब किसी को कुछ नहीं पता तो सबसे पहले कहता है आपके तो पितृ नाराज हैं। पर आपको ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पितृ हैं वो आपके ही कहीं ना कहीं सगे संबंधी हैं, पूर्वज हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या प्रॉपर कर लें और पितृपक्ष में विशेष कुछ उपाय कर लें, जैसे पितृ सूक्त होता है, पितृ गायत्री मंत्र होता है, उससे कहीं ना कहीं आपके पितरों का गति भी सुधरेगी, पितृदोष दूर होगा। एक विशेष उपाय बताया गया है कि अगर किसी के मान लीजिए अकाल मृत्यु से पितृदोष बनता है, बहुत सारे लोग पितृ बन गए, अकाल मृत्यु हो गई, भूत प्रेत बन गए, उस व्यक्ति को भागवत का पाठ करना चाहिए। भागवत के जो श्लोक हैं 18,000, उनका कोई व्यक्ति संस्कृत में एक बार पाठ करवा ले, या खुद पढ़ ले या बैठ के सुन ले या पितरों के नाम से सुना दे, तो उससे उनको पितरों को गति उनकी सुधर जाती है और मोक्ष मिलता है, मतलब आगे उनकी गति सुधर जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके हाथ में होता है, आप इसको दूर भी कर सकते हैं, बहुत डराने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन रोज़मर्रा में जैसे कि आपने कहा कि कोई व्यक्ति यदि अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ले, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगा कि होनी चाहिए हमारी दिनचर्या में, जो कि शायद कहीं ना कहीं पितृदोष, फिर मैं नहीं कहूँगी कि दोष, लेकिन यदि ऐसा कोई भी स्थिति, कोई भी दशा आपके साथ बन रही है, दोष तभी बनेगा जब आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे,
जी, तो वो ऐसी छोटी-छोटी क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी दिनचर्या में? देखिए, जो रूटीन शास्त्र में निश्चित कर रखा है, बस आप उसको फ़ॉलो कीजिए। जी। क्या रूटीन है कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा पूजा के लिए निकालना चाहिए। जो पूजा आप करते हैं, उस पूजा का फल खुद को भी मिलता है, समाज को भी मिलता है, उसके वाइब्रेशंस हर जगह जाते हैं। जब किसी एक व्यक्ति के घर में कोई अच्छा भक्त उत्पन्न हो जाता है, तो कहता है उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। 21 पीढ़ियों को उसका फल मिलता है। तो वो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी पूजा का फल सबको मिलेगा, जो भी आपसे जुड़े हैं उन सभी को। तो एक तो नियमित दिनचर्या में पूजा पाठ शामिल करना है थोड़ा-सा। दूसरा, जो खाना आपके घर में बनता है, वो किसी को भी खिलाने से पहले उसमें से थोड़ा-सा खाना निकाल के अग्नि पे भोग लगाना चाहिए। गैस चूल्हा वगैरह पे लगा सकते हैं। आजकल ऐसे छोटे-छोटे इक्विपमेंट आ गए जो आप गैस पे रख के उसी पे अगर विश्वदेव के नाम से, विश्वदेव पितरों का ही नाम होता है, उनके नाम से भोग लगा देंगे तो पितृदोष नहीं होगा। पहली रोटी जो बनती है वो आपको गाय के नाम से निकालनी चाहिए। अंतिम रोटी कुत्ते के नाम से निकालनी चाहिए। जो भोजन बनता है उसमें से 1 या 2 रोटी किसी गरीब व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर ये तीनों उपाय आप करते हैं, तो आपको पितृदोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसा भी ना देव दोष रहेगा, ना पितृदोष रहेगा, ना कोई और दोष रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये डर जो है वो कहीं न कहीं हमें वो चीज़ें करने से भी रोक लेता है, जो यदि हम अपने आचरण में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएँ, तो शायद ये स्थितियाँ ही नहीं आएँ, ये दशाएँ आएँ ही नहीं। बिल्कुल, लंबे-चौड़े उपाय की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी थोड़ी-सी दृष्टि बदल के और जो दिनचर्या सुधार लीजिए, तो दिशा अपने आप चेंज हो। यदि हम कोई सफ़र करने वाले हैं, उससे पहले हमें डर लगता है। तो आपको क्या लगता है कि आम व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए कि कम से कम इस डर से थोड़ा हम दूर हो सकें? इस साल में वैसे भी ऐसी बहुत सी घटनाएँ घट गई, जिनसे डर का माहौल थोड़ा-सा है। कई सारी घटनाएँ हो गई। ये साल वैसे मंगल का साल है, 9 नंबर बनता है इसका। मंगल को दुर्घटना, आगजनी, परेशानी इन सब का कारक माना गया है। तो ये सारी घटनाएँ इस साल में होना स्वाभाविक है। बाकी डे टू डे लाइफ में भी देखिए, व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो कुछ पता नहीं वो शाम को सेफ आएगा कि नहीं आएगा। अब गाड़ियाँ मान लीजिए तेज़ स्पीड में दौड़ रही हैं, थोड़ा खान-पान मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए एक बहुत छोटा-सा उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। करना क्या होता है कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, जी। तो अपनी दैनिक दिनचर्या फ़ॉलो करके आप निकलते हैं। निकलते समय आपको 3 बार नारायण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, नारायण, नारायण, नारायण। भगवान नारायण को रक्षक देवता माना गया है। नारायण के मंत्र के उच्चारण मात्र से व्यक्ति की रक्षा होती है। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी 5 संतों को याद करके जाइए। जैसे मान लीजिए कोई भी संत हो सकता है, कोई साधु संत आपको याद हैं, मीरा जी, प्रहलाद जी, ठीक है? ऐसे कोई भी महात्मा हो सकते हैं, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी। 5 संतों को याद किया जो आपके आस-पास के आपके गुरु महाराज हैं। तो कहते हैं कि भगवान अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब उनके भक्तों का कोई गुणगान करता है, ईश्वर उसके साथ होते हैं। बहुत बड़े-बड़े महात्मा जो हैं वृंदावन के, काशी के, अपने गोवर्धन के, वो सब महात्माओं का भी यही कहना है। तो अगर आप कुछ नहीं, सिंपल 3 बार नारायण नारायण बोल के निकलिए और 5 भक्तों को याद करके आप घर से निकल जाइए। जैसे आप जाएँगे शाम को वैसे ही वापस आएँगे। कुछ भी दुर्घटना परेशानी होगी नहीं। कोई बड़ी चीज़ अगर है तो वो 100% चीज़ मात्र आपको 5% 10% दिखेगी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि साइंस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, रिसर्चर्स जिस तरह से हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता दिख रहा है एस्ट्रोलॉजी के बीच में और न्यूरो साइंस के बीच में। ये भी देखा गया कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी को या एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो कर रहे हैं और दोनों चीज़ों का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही फेमस जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर अशोक पानगड़िया, उन्होंने भी कुछ ऐसी रिसर्च की थी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो बताना चाहेंगे कि ये क्या है, ऐसा ऐसा कनेक्शन उनको क्यों प्रतीत हुआ और इस कनेक्शन से न्यूरो साइंस में क्या फ़ायदा मिल सकता है या ह्यूमन बिहेवियर में क्या फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, मेडिकल का और एस्ट्रोलॉजी का बहुत पहले से संबंध है। आयुर्वेद शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो मुहूर्त देख के दी जाती हैं। वे स्पेशली अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स की जो मेडिसिन्स हैं वो चंद्रमा के आधार पे दी जाती हैं। जब आपने देखा होगा कि शरद पूर्णिमा जब आती है, फुल मून जब होता है, उस समय बहुत से लोग अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स की दवाई देते हैं और वो दवाई साल में केवल उसी टाइम काम करती है, उसी दिन। वो एक स्पेशल मुहूर्त होता है क्योंकि चंद्रमा की जो पूर्ण रोशनी है, चंद्रमा को औषधियों का कारक माना गया है, उसका फुल बेनिफिट व्यक्ति को मिलता है और वो बीमारी जल्दी ठीक होती है। ठीक ऐसे ही जिनका नाम आपने लिया, डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी, जाने माने डॉक्टर, जयपुर के थे वो, और उनका एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था, राजस्थान पत्रिका में पब्लिश हुआ था काफ़ी साल पहले। उनका अपना एक रिसर्च था कि एक फैमिली में जो लोग पैदा होते हैं,
उनके जीन्स भी कुछ सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, सेम वैसे ही उनके प्लैनेट्स भी समान होते हैं। इसको मैंने अपने रिसर्च में भी देखा है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फैमिली के 5 लोग कुंडली दिखवाने आए और किसी एक व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है, तो जो 4 कुंडलियाँ मिलेंगी आपको, उनमें भी चंद्रमा खराब होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक के तो बृहस्पति उच्च का है, दूसरे के बृहस्पति नीच का है, या एक का चंद्रमा बहुत अच्छा है, दूसरे का खराब आ रहा है। कारण क्या है कि जब वो व्यक्ति उत्पन्न होता है तो वो एक फैमिली में रहता है, 15-20 साल वो एक साथ निकालता है, जो माहौल मिलेगा वो सबको सेम मिलेगा। 4 भाई बहन अगर हैं, कोई खाने पीने की चीज़ आएगी सबको मिलेगी, पढ़ाई सबकी सेम होगी। तो ये इस वजह से क्या होता है कि जैसे जीन्स में कनेक्शन होता है, ऐसे ही फैमिलीज़ के व्यवहार में या उनको मिलने वाली सुविधाओं में भी कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन कुंडली के माध्यम से आप देख सकते हैं। उन्होंने इसका यूज़ किया अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कि जैसे अगर किसी एक व्यक्ति की कुंडली कोई मान लीजिए बीमारी में उनको लग रहा है कि यहाँ कुछ जल्दी से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, वो तो ऐसा भी किया करते थे, कभी कभी व्यक्ति की जन्म पत्रिका मंगवा के डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके उसकी कुंडली भी देखते थे, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र में भी बड़ा कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए खराब समय चल रहा है अभी, अमावस्या के दिन अगर आपको स्पेशल दवाई किसी को खिलाएंगे वो असर नहीं करती है, न के बराबर होती है। अमावस्या के दिन जो भी ऑपरेशंस होते हैं, आप भले ही रिसर्च उठा के देख सकते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत उनमें आती है। तो इसी तरह से उन्होंने जो देखा कि भाई इनमें रिलेशन क्या है, कि जैसे जीन्स में समानता है वैसे इन ग्रहों में इतनी समानता क्यों है, कि एक फैमिली के लोगों में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, जो दशाएं आ रही हैं, वो सब इतना सेम क्यों होता है। इस पर उनका रिसर्च चल रहा था, डिटेल्स ज़्यादा मुझे पता नहीं है, पर एक्चुअल में इनका कोरिलेशन है। आप किसी एक, इसीलिए आप पुत्र की जन्म पत्री से पिता के बारे में बता सकते हैं, आप बेटे की जन्म पत्रिका से दादा के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब कनेक्टेड होता है आपस में। तो जैसे साइंस में संबंध है वैसे ही एस्ट्रो साइंस में भी संबंध है। सच बताऊं तो कुछ वक्त पहले तक ऐसा ही लगता था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है ये एक अलग दुनिया है और डॉक्टर्स की दुनिया एक अलग दुनिया है। लेकिन हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि कहीं ना कहीं दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन है और डॉक्टर्स धीरे 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 इस चीज़ को डिस्कवर कर सभी रहे लोग, हैं। जो भी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले, स्पेशली जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी आते हैं, पर वो केस हाथ में लेने से पहले उसकी कुंडली देखते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में क्या योग है। जब उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई संभावना बनती है, तब वो केस अपने हाथ में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन तो 100% है। अब उसको समझने वाली बात है कि आप किस तरह से समझते हैं। यहाँ पे पीयूष जी एक चीज़, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम सबके हाथों में फ़ोन भी रहता है और सोशल मीडिया के बहुत सारे जो टूल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं सोशल मीडिया के जो हमारे हाथ में रहते हैं। और ज़्यादातर स्क्रॉल करते करते हमें कई बार ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि ये करना चाहिए, ये उपाय कीजिए, आप नमक को ज़्यादा काम में लेंगे तो नेगेटिविटी नहीं होगी, या जैसे कहते हैं काला टीका लगाने का एक होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। तो इनमें कहाँ तक सच्चाई होती है, ये एक्चुअली काम करता है या ये सिर्फ कंटेंट के लिए डाला जाता है? देखिए, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है जी। अगर समस्या है तो समाधान भी है। कोई ग्रह अगर कहीं दोष उत्पन्न कर रहा है तो उस दोष को दूर करने के उपाय भी हैं। ये सब ज्योतिष में प्रॉपर मेंशन है। अभी लेकिन क्या है कि जब से महीने 2 महीने में लोग ज्योतिषी बनने लग गए, तब से ये पूरा मतलब इस सब्जेक्ट को पूरा बिगाड़ दिया। एस्ट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये बहुत गहनता से अध्ययन वाला सब्जेक्ट है। आप मान सकते हैं, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई 8 साल की है लगभग। पहले शास्त्री किया, उससे पहले भी उपाध्याय किया, शास्त्री किया, फिर आचार्य किया, फिर एमफिल किया। इतने सालों में क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी की लगभग सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, जो ये क्योंकि एक शास्त्र है ये, तो शास्त्र के कुछ बेसिक्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उसकी कुछ बुक्स हैं, एनसाइक्लोपीडिया आप उसको कह सकते हैं। बेसिक्स को यूज़ करके जब आप कुछ नया बनाएंगे तो हमेशा अच्छा निकलेगा। वो प्रिडिक्शन देने का जो तरीका है वो भी क्या होता है कि आपको पहले कुछ सिद्धांत लेना है, फिर कुछ अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना है। ऐड करके जो चीज़ निकलेगी वो एकदम परफेक्ट निकलेगी। आजकल लोगों ने क्या किया है कि जब से सोशल मीडिया चलने लगा है तो जो चीज़ लोगों को सुनना पसंद है वो वही करने लग गए। मान लीजिए मैं आपसे अभी ये कहूँ कि आप सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आप एक बार मेरे पास आएंगे, दोबारा फिर आप हो सकता है आए भी नहीं। आप सोचे यार पंडित जी जो है ये जल्दी उठने के लिए कहते हैं, कहाँ उठे हम, उठ नहीं सकते 9 बजे, तो आप उस उपाय को फॉलो नहीं करेंगे जी। और अभी मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप आधे घंटे पूजा कीजिए तो आपको कठिन लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि बस आप कुछ नहीं, आप जब घर से बाहर निकलो तो ये 2 शब्द बोल के निकल जाना, या फिर आप अपने हाथ पे 3 चीज़ें लिख लो बस, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, आप उसको फॉलो करेंगे। ईजी लगेगा, फॉलो करेंगे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसी चक्कर में लोगों ने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए से उल्टे सीधे चीज़ बताना शुरू कर दी। पर वास्तव में होने को तो टोटके भी होते हैं, उपाय भी होते हैं, पर वो इस तरह से नहीं होते जैसा चल रहा है अभी। प्रॉपर पूजा पाठ रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले चैंटिंग होता है,
मंत्र जब उसका पार्ट है। उसके बाद में दान आता है कि आप किसी ग्रह की शांति के लिए, किसी समस्या के निवारण के लिए उसका दान कीजिए प्रॉपर ढंग से। उसके बाद में आप उसके रत्न धारण कर सकते हैं। उसके बाद व्रत का जिक्र है कि आप उस ग्रह का प्रॉपर व्रत कीजिए। और उन सब के बाद में फिर कुछ छोटे छोटे से टोटके हैं, जैसे केले के पौधे में जल चढ़ा दीजिए, वो उसका रिलेशन है। चने की दाल चढ़ा दीजिए, क्योंकि बृहस्पति केले के पौधे को रिप्रेजेंट करते हैं, चने की दाल उसी का एक साधन है। जब आप उस पर बृहस्पति भगवान को याद करते हो तो वो एक दान हो जाएगा एक तरह का। वो छोटा सा एक उपाय है। आप जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के निकल जाइए, 3 बार नारायण नारायण बोल के निकल जाइए। तो नारायण भगवान विष्णु का नाम है, भगवान जब सर्वत्र व्याप्त है तो रक्षा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपसे ही कहा जाए कि आप एक काला टीका लगा जाओ, थोड़ी सी मिट्टी मिला लो, थोड़ा सा इसमें काला कुछ मिक्स कर लो और ऐसे बोल के चले जाओ, तो वो सब क्या है कि आपने, वो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हो गए जो कुछ भी ईजाद कर सकता है, और वो सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी से पूछेंगे कि हाँ ये उपाय करने से कितना फल मिला आपको, तो अधिकतर आपको ये लगेगा कि कुछ भी फल नहीं मिला। थोड़ा बहुत जो मिला है वो कहीं ना कहीं खुद की, ऐसा मान लीजिए साइकोलॉजी की वजह से मिल सकता है, या मनोबल थोड़ा स्ट्रांग हो गया, उपाय के तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि ऐसा ना बताना चाहिए लोगों को, ना फॉलो करना चाहिए। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आज हर व्यक्ति को पता है कि पैरासीटामोल से बुखार दूर हो जाता है। मान लीजिए मैंने आपको, आप मेरे पास भी आए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपने कहा बुखार है, मैं कह दूँगा हाँ पैरासीटामोल खा लो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जब वो नहीं खानी होती है। वो किससे पता है, जो प्रॉपर डॉक्टर बन के आया है, उसको मालूम है कि इस दवा के साथ इसे नहीं लेते हैं, इसकी मात्रा कितनी देनी है, वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो ये सब देखने के लिए आपको प्रॉपर ढंग से एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। आज हम कहीं भी कुछ सलाह लेने से पहले कभी नहीं देखते कि इन्होंने क्या पढ़ाई की है, इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है, ये जो देने वाले हैं कितने खुद योग्य हैं, इनकी मोटिव कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं मनी माइंडेड है। वो सब देख के जज करके आप आगे जाओगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और उस उपाय का फल भी पूरा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि समाधान तो तब निकाला जाता है ना जब समस्या पता हो। तो यदि समस्या ही पता नहीं, जैसे कि आपने पैरासीटामोल का भी उदाहरण दिया, तो पैरासीटामोल तो दे दी, लेकिन यदि यही पता नहीं कि बुखार का कारण कहाँ है शरीर में, कि पेट की खराबी है कि गले की खराबी है, तो पैरासीटामोल सिर्फ ऊपर ऊपर से ही तो काम करेगी। तो यदि ये उपाय काम करेंगे भी तो सिर्फ टेम्पररी करेंगे, जबकि हमको अपनी ज़िंदगी में चाहिए होते हैं तरीके के उपाय, सही समस्याओं के समाधान चाहिए। रूट कॉज आपको पता होना चाहिए, रूट कॉज पता तब आप ट्रीट कर पाएंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही कुछ जगह देखा गया है पीयूष जी की ग्रहों के योग से, मतलब कहते हैं ना वेल्थ अट्रैक्ट करना, बहुत मतलब ऐसा हो गया है कि हाँ आप ये कीजिए और आप बहुत जल्दी मिलियनेयर बन जाएंगे, बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या किसी ग्रहों के योग से ऐसा हो सकता है कि हम वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए कैसा माहौल आपको मिलेगा, किस घर में आपका जन्म होगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, स्ट्रगल आपके लाइफ में कितना रहेगा, ये सब कुंडली में मेंशन होता है। ऐसे बहुत से योग हैं। जन्मपत्री में लक्ष्मी योग होता है, जैसे कि अगर चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ कहीं बैठे हैं, और या तो मंगल उच्च का है या जो चंद्रदेव हैं वो उच्च राशि में बैठे हैं, उस केस में लक्ष्मी योग बनता है। 5th हाउस में बैठ जाएँ, 9th हाउस में बैठ जाएँ, या और कहीं ऐसे स्पेसिफिक 11th हाउस में बैठ जाएँ। इन योगों में जो पैदा होगा उसको हो सकता है बचपन से ही पैसा बहुत मिले, या कम प्रयास में बहुत पैसा मिल जाए, और वो जैसे आगे तरक्की करने लगे तो औरों के कंपैरिजन में बहुत पैसा कमाए, मिलेनियर बिलेनियर बन जाए। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं ऐसे, शश योग है, रुचक योग है, जो अलग अलग ग्रहों से बनते हैं। तो ग्रहों से पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति की आर्थिक कंडीशन कैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 11th हाउस होता है इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम को दिखाता है। अगर किसी की हॉरोस्कोप में 11th हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठा है, शुक्र को हम ऐश्वर्य का कारक मानते हैं, वो भी खराब है। शुक्र भी मान लीजिए खराब कंडीशन में बैठा है, नीच राशि में शुक्र है, या राहु के साथ शुक्र बैठ गया, शनि के साथ शुक्र है, तो उस केस में व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा पर उसको पैसा देखने को नहीं मिलेगा। वो अपनी दिनचर्या चला लेगा पर सेविंग्स नहीं होगी, या सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे योग होते हैं। आप किसी की जन्मपत्री देख के बता सकते हैं कि उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किस लेवल में मिलेगा ये कहना मुश्किल है, पर वो बहुत पैसे वाला रहेगा कि कम पैसे वाला रहेगा ये पता लग जाता है। बाकी सब उसके प्रयासों पर डिपेंड करता है, तो ऐसा पता लगा सकते हैं। उपायों से एक लिमिटेड आप पैसा एक्सेस कर सकते हो। जैसे धन की देवी माँ लक्ष्मी है, जब ज़्यादा आराधना आप करोगे तो लक्ष्मी जी आपको पैसा देंगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में धन योग बहुत प्रबल है तो जहाँ 100 रुपये दे रही है वहाँ हो सकता है आपको लाख रुपये दें। मतलब इतना परिवर्तन आपके सिचुएशन में आए। छोटे मोटे टोटके से कुछ नहीं होगा। बहुत समय तक उपाय करोगे तो देवी देवता के प्रसन्न होने से पैसा आ सकता है। अदरवाइज वो जो कुंडली में योग बना हुआ है, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप है। ये कैसे बना कि आपने पिछले जन्म में दान बहुत किया, पूर्व जन्म में आपने जो पैसा आपको मिला उसका सदुपयोग किया,
तो ईश्वर ने कृपा करके आपको इस जन्म में ऐसा योग दिया कि भाई वो जो पिछले जन्म में आपने कमाया था, जो अच्छा काम किया था, वो आपको इस जन्म में फिर कंटिन्यू मिलेगा। तो वो आप ही का खुद का अर्जित है जो ग्रहों के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुंडली से पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने बात की पितृदोष की या मांगलिक दोष की बात की, ऐसे ही राहु और केतु का जहाँ योग होता है वहाँ लोग डर जाते हैं। अगर कुंडली में बताया जाता है कि आपका राहु जो है वो या केतु की दशा जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर आपसे जानना चाहूँगी कि इन बातों में कहाँ तक सच्चाई होती है। क्या राहु या केतु की दशा होती है तो इंसान के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है, और यदि होता है तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, इस डरने वाले ग्रहों में एक नाम शनिदेव का भी है। जी। शनिदेव की दशा में भी व्यक्ति डरता है। राहु केतु को पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में तो छाया ग्रह माना गया है। मीन्स जैसे आप बाकी 7 ग्रहों को आसमान में देख सकते हो, कहीं भी आपको राहु केतु दिखाई नहीं देंगे। ये पर्टिकुलर एक जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको राहु केतु का नाम दिया है, इसलिए हम इन्हें छाया ग्रह बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंस तो इनका नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर बिंदु ऐसा है कि उस बिंदु का या उस जगह का जिसको हमने नाम दिया उसका इफेक्ट होता है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो राहु राक्षस का नाम था। एक राक्षस थे जिन्होंने अमृत पान कर लिया था, और जब उनका सिर काट दिया गया तो सिर जो थे वो तो राहु बन गए, धड़ जो था वो केतु बन गया। तो क्योंकि सिर वाला पार्ट राहु का है, तो राहु जिनका प्रबल होता है उसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। राहु भी एनर्जी का ही दूसरा नाम है, पर वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। राहु ग्रह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु अगर सही सिचुएशन में, उच्च राशि के राहु व्यक्ति को बहुत तरक्की देता है। पॉलिटिक्स में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा तो कहीं ना कहीं राहु देव की कृपा से ही होता है, क्योंकि राहु क्या होता है कि छल कपट का भी कारक है। 4th हाउस में जब जन्म पत्रिका में राहु होता है तो कहता है कि वो व्यक्ति बहरूपिया होता है। वो हर व्यक्ति के साथ उसको पता है किससे कैसे बिहेव करने से फ़ायदा मिलेगा। तो राहु हमेशा नेगेटिव नहीं देते, अच्छा भी देते हैं। पर ये जरूर है कि क्योंकि एक नेगेटिव प्लेनेट है, एक राक्षस से राहु का जन्म हुआ है, तो कहीं ना कुछ नकारात्मक चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ले आते हैं। राहु की दशा में आदमी को बहुत संभल के रहना चाहिए। अगर वो बहुत पैसे वाला भी होगा तो हो सकता है ड्रिंक करना शुरू कर दे, अपने पैसे का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, ईगो बहुत ज़्यादा आ जाए, अहम बहुत ज़्यादा आ जाए। पर ऐसे बहुत डरने वाली बात नहीं है। केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक है, अध्यात्म के कारक है, बृहस्पति का शिष्य माना जाता है इनको। केतु मोक्ष के भी कारक है। जब 12वें घर में केतु होता है तो हम बोलते हैं कि उसको मोक्ष मिलेगा, वो अध्यात्म में आगे जाएगा। केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, कोई अगर उच्च राशि का ग्रह है या स्व राशि का ग्रह है, उसके बल को 4 गुना बढ़ा देते हैं। तो केतु हमेशा खराब नहीं है। राहु में थोड़ी नकारात्मकता ज़्यादा है क्योंकि बुद्धि का पार्ट है वो, केतु में नहीं है। तो केतु स्पिरिचुअल ग्रह भी है, तो राहु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इनकी दशा में प्रॉपर उपाय वगैरह कीजिए, सही ढंग से उसे निकालिए, तो ऐसा कुछ नहीं। इनका इफेक्ट आपके डिसीजंस पे जरूर आएगा। शनिदेव से भी लोग बहुत डरते हैं क्योंकि शनि की 7.5 शनि का ढैया, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या मेजर चेंजेस लेके आता है, बड़े बदलाव लेके आता है। क्योंकि शनिदेव क्या करते हैं, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। चंद्रमा मात्र 2.25 दिन रहता है, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो लॉन्ग टाइम रहता है। लॉन्ग टाइम रहने की वजह से इनके इफेक्ट भी बहुत लॉन्ग होते हैं, लंबे समय के लिए स्थायी इफेक्ट देके जाते हैं अपना। ये ज्योतिष शास्त्र का जो सिद्धांत है उसमें शनि को न्यायाधीश माना गया है कि शनि क्या है, न्याय के देवता हैं। वो सिर्फ न्याय करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी कर्म आपने किया है, अब जज कैसा जज होना चाहिए कि जो अपने कर्म को प्रॉपर पहचान के उसके हिसाब से फल दे अपने को। तो शनि कुछ नहीं करते, अपनी दशा आने पे सिर्फ आपके कर्मों का फल देता है। अब आजकल लोगों के कर्म थोड़े से गड़बड़ हो गए, लोगों को फल खराब भोगने पड़ते हैं तो डरते हैं उससे ज़्यादा। कर्म अगर अच्छे हैं तो शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो न्यायाधीश हैं। फिर वही बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका अच्छा मिलेगा। तो हर वक्त अपने एक्शंस के लिए, अपने कर्मों के लिए, प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है या जो कुछ मिल रहा है वो एक एक्शन का रिएक्शन है, बस उस एक्शन का अगला एक्शन है, आपने क्या किया उसके बदले में क्या मिला। तो यहाँ पीयूष जी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि यदि कर्मों को अच्छा कर लिया जाए तो क्या ग्रहों की चाल बदली जा सकती है? सब कुछ आपके कर्म पे डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे एक बात यह है कि आप कर्म को अच्छा कर लेंगे, आप इस जन्म में अपने कर्म अच्छे कर लेंगे, लेकिन पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है आपके, वो कैसे थे वो आपको नहीं पता। हमारे कर्म भी के 3 तरह के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। मतलब क्रियमाण और प्रारब्ध में क्या फ़र्क होता है? क्रियमाण वो होता है जो हम अभी कर रहे हैं, प्रारब्ध जो हमारे संचित कर्मों के फलस्वरूप हमें मिला है इस समय पे। आप क्रियमाण को अच्छा कर सकते हैं तो 50% तो आपके हाथ में है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है तो अच्छे कर्म करके उसको अच्छे में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो प्रारब्ध आपको बदलना है उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध डिसाइड करता है कि आपको आगे जाके कैसा माहौल मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसी फैमिली मिलेगी, क्या सिचुएशंस आपके साथ रहेंगी।
आप अगर आज अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर में जन्म लेता है, ये उसका प्रारब्ध है, संचित कर्म था जो प्रारब्ध, उसको शुरू से सुविधाएं मिल रही हैं। और ऐसे ही आज अगर आपके साथ समस्याएं ज़्यादा हैं, कर्म अच्छे कीजिए, समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। जब बहुत ज़्यादा अच्छा कर्म करेंगे आप, ज़्यादा पूजा पाठ उपाय में लगेंगे, ज़्यादा भला करेंगे, तो कहते हैं ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, फिर वो जो आपका संचित कर्म है वो भी नष्ट हो जाता है। फिर थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक समय के बाद आप अपने भाग्य को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। इसीलिए तो मनुष्य की योनि कर्म योनि है। बाकी जितने भी जो जानवर हैं या अदर जो योनि है, उनको भोग योनि माना गया है। इसे हम कर्म योनि इसलिए कहते हैं कि इसमें हम कर्म करके सब कुछ बदल सकते हैं। यानी कि बहुत कुछ हमारे हाथ में है। हाँ, अपने शास्त्रों में लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, कि जो कुछ भी रचा है ना, ये सब कर्मों के बेस पे रचा है। अपने कर्मों से आप बदल सकते हो उसको, भले ही कुछ भी हो। वंडरफुल। मुझे मतलब सुन के ही ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हम बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। यदि हम अपने अंदर झाँक के ढंग से देखें तो बहुत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप अपने जिन पर आसपास में, दिनचर्या में सब कुछ है। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। याद कर रही हूँ तो मुझे और धीरे धीरे नाम याद आते जा रहे हैं। जैसे कि काल सर्प दोष भी कहा जाता है कि एक ऐसा दोष है जिसके निवारण के लिए बहुत लोग पूजा पाठ उपाय करवाना पसंद करते हैं। तो काल सर्प दोष के बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये क्या है और किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है? काल सर्प योग, राहु और केतु, जिन दो ग्रहों का जिक्र आपने भी किया, ये उन्हीं से बनता है। ऐसा कहते हैं कि जब किसी जन्म पत्रिका में राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह एक साइड आ जाएं, कुंडली में 12 भाव होते हैं, हमेशा राहु से सप्तम भाव पे केतु होता है। अगर राहु 1 नंबर पे है तो 7 नंबर पे राहु केतु मिलेगा आपको। 1 से 7 के बीच में सारे ग्रह आ जाएं या 7 से 1 के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, मीन्स अगर ये सारे प्लैनेट्स एक तरफ हो गए, उसको राहु केतु का काल सर्प योग माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि सारे ग्रह राहु के पेट में चले गए तो कहीं ना कहीं वो राक्षस ग्रह है, तो ग्रह अपना फल नहीं देंगे। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं। मानने नहीं मानने के पीछे भी कारण क्या है कि जो ज्योतिष का जो बेस है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, फलदीपिका या इस टाइप के जो ग्रंथ हैं जिनके बेस पे ज्योतिष पूरा आगे चलता है, उन ग्रंथों के अंदर इस काल सर्प योग का प्रॉपर जिक्र नहीं है। काल योग भी आया है, सर्प योग भी बनता है, कैसे बनता है, पर काल सर्प नहीं है। लेकिन अनुभव में अगर आप व्यवहार में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ शास्त्र में नहीं लिखी वो होती ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ज्ञान आगे बढ़ता ही नहीं कभी। जो एक बार लिख दिया गया बस, वो साइंस में जैसे नया नया रिसर्च भी तो होता है ना, आगे लोग अपना देखते हैं कि क्या रिसर्च से क्या फल मिल रहा है। पहले किसी ज़माने में राजयोग का मतलब केवल राजा के यहाँ नौकरी करना होता था। आज राजयोग का मतलब गवर्नमेंट सर्विस भी है, प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं वो भी राजयोग है एक प्रकार का। तो आपको कहीं ना कहीं आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही काल सर्प योग का जिक्र किताबों में नहीं है, व्यवहार में इसके असर देखे जाते हैं। जिस किसी के भी काल सर्प योग है उसके लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है, जितनी मेहनत वो करता है उतना फल उसको मिलता नहीं है। और इसका जो प्रॉपर उपाय है वो तो देखिए, सही विधान से तो तरीका यह कि राहु केतु इन दो ग्रहों के जप करवाने चाहिए, थोड़े से लघु मृत्युंजय मंत्र के जप करवाने चाहिए, नवनाग की पूजा करवा के आपको किसी तीर्थ स्थान पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करना चाहिए। प्रचलित उपाय भी यही है और जो भी लिखा है। बाकी महाकाल उज्जैन में या त्र्यंबकेश्वर में भी इसकी शांति होती है, वहाँ भी लोग करवाते हैं। तो वो जगह में कुछ खास बात है, उस जगह में ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि आप सर्प को धारण करने वाले भी वही हैं। जैन धर्म में अगर आप देखेंगे तो एक देवी होती है पद्मावती देवी, और अपने हिंदू धर्म में भी मनसा माता एक रूप है माँ दुर्गा का। इनकी आराधना से भी आपको काल सर्प योग से राहत मिलती है। इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो काल सर्प योग के असर अपने आप कम हो जाएंगे। अगर ये कोई उपाय नहीं करना आपको, तो एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप कोई भी शिव जी का मंदिर ढूंढिए जहाँ पे तांबे का सांप चढ़ा हुआ नहीं हो, और उस सर्प प्रतीक है, एक्चुअली सर्प जो है राहु केतु का प्रतीक है, वहाँ जाके आप वो सर्प चढ़ा के आ जाइए, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए तो राहत मिल जाएगी आपको। यानी कि वही बात है कि दशाएं बहुत सारी होती हैं, सही तरीके से जानना ज़रूरी है, सही व्यक्ति से जानना ज़रूरी है और सही उपाय करना ज़रूरी है। अब आते हैं एक ऐसी समस्या पे जो कभी कभी दिखाई देती है कि लोगों में है कि उन्हें अपने जन्म का सही समय पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो ऐसे में यदि कुंडली में समय नहीं पता है तो भी क्या किस तरह से व्यक्ति की ज़िंदगी बीतेगी या किस तरह से आगे उसमें दिक्कतें आएंगी, मतलब कहाँ तक सही प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का ऐसा साइंस है, उसमें एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए आपके पास टाइम होना आवश्यक है, क्योंकि ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन या राशि में जो कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है ये तो आप पता लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा लग्न था वो किस भाव में है ये पता नहीं लगा सकते। क्या होता है कि 24 घंटे में 12
राशियों में सारे ग्रह गोचर करते हैं, 12 लग्न उदय होते हैं। एक लग्न लगभग 2 घंटे के आसपास चलता है। जैसे ही आपके पास समय नहीं है अगर, तो जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कौन सा लग्न था ये नहीं पता, लेकिन सभी ग्रह एक राशि में रहने का समय लंबा है। चंद्रमा 2 दिन रहता है, मान लीजिए बृहस्पति 1 साल रहते हैं। तो उस डे के आधार पर, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन के आधार पर आपकी चंद्र कुंडली बन सकती है। क्योंकि लग्न पत्रिका, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली 3 तरह की कुंडलियाँ होती हैं। तीनों को मिला के एक सुदर्शन चक्र कुंडली में आता भी है, देखा होता आपने। तो चंद्र कुंडली से काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। गोचर के जितने फल होते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, 7.5 कब आएगी, ढैया कब आएगा, मंगल कैसा फल देगा, बुध कैसा फल देगा, ये सब चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। उसके लिए आपके बर्थ के टाइमिंग की आवश्यकता नहीं है, तो आप केवल अपना डेट ऑफ बर्थ है उससे भी दिखवा सकते हैं। अष्टक वर्ग एक चीज़ है जिसमें कि ग्रहों के कोरिलेशन को देखा जाता है कि सूर्य से बृहस्पति कितने भाव आगे है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, वो एज इट इज़ रहेगा। तो काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, विंशोत्तरी दशा सिस्टम जो है, जिससे कि टाइमलाइन पता लगती है कि शादी होनी है तो कब होनी है कि नहीं होनी है तो पता लग जाएगा, लेकिन कब होनी है ये पता नहीं लगा सकते। तो बिना समय के भी काफ़ी कुछ पता लग जाता है, पर सब कुछ पता नहीं लगता। पीयूष जी, ऐसा देखा गया है इंडिया में तो लगभग ऐसा ही होता है कि चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे किसी का नामकरण हो या मुंडन हो, मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि मुहूर्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और हम किसी भी दिन अपने विश्वास के साथ क्या इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मुहूर्त देखिए, एस्ट्रोलॉजी के पीछे छिपे हुए साइंस को जब हम समझेंगे तो आपको पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि मॉर्निंग टाइम में हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है, दोपहर के समय काम करने की इच्छा होती है, पर शाम होते होते थकान सी महसूस होती है, रेस्ट करने का मन करता है। ये उस टाइमिंग का इफेक्ट है। कई बार देखा है कि जब सूर्य प्रबल रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। बहुत सी बीमारियां शाम होते ही इफेक्टिव हो जाती हैं। दिन भर खांसी नहीं थी, पर शाम होते ही खांसी चालू हो गई। होम्योपैथी में बहुत सी स्किन डिजीज़ हैं जो केवल शाम को ही होती हैं। तो मुहूर्त का मतलब क्या होता है? क्षण। मुहूर्त कहते हैं संस्कृत में समय को या क्षण को। ये समय तो आयुर्वेद में भी लागू है, या एलोपैथी में भी है, साइंस भी इसको मानता है। ठीक वैसे ही मुहूर्त जो होता है ये ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, क्योंकि मुहूर्त का अर्थ है कि जिस समय आप कोई काम करने जा रहे हैं उस समय ग्रहों की पोजीशन क्या है। जैसे ग्रहों की पोजीशन का इफेक्ट आदमी के मन पे सभी पे आता है। अभी जब ज्वार भाटा, मान लीजिए जब फुल मून होता है, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, गवर्नमेंट भी कहती है कि समुद्र से दूर रहो, ज्वार भाटा आएगा इस समय पे, वो आता भी है। चंद्रमा और सूर्य की दूरी के सापेक्ष सिद्धांत पे वो काम करता है और वो आता है। ठीक वैसे ही मुहूर्त में अर्थ होता है कि हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये थोड़ा और इन डेप्थ होता है। इन पांचों चीज़ों के संयोग को हम देखते हैं। तिथि कौन सी है, जैसे पूर्णा तिथियाँ कुछ बताई गई हैं। पूर्णा तिथियों में जैसे पंचमी तिथि है, ये पूर्णा है तो उनमें पूर्णा में कार्य पूर्ण होता है। जैसे कि अमावस्या के जस्ट बाद में किसी कार्य को करना मना बताया गया। अमावस्या के दिन भी मुहूर्त नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? चंद्रमा उस दिन दिखता नहीं है बिल्कुल भी। चंद्रमा मन पे इफेक्ट डालता है, तो कहीं ना कहीं उस दिन किया गया जो कार्य है उस कार्य पे भी इफेक्ट आएगा। तो मुहूर्त शास्त्र को मानना भी चाहिए और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। और जिस समय सही मुहूर्त से अगर काम किया जाएगा तो जो ग्रहों की एनर्जी है, क्योंकि उस समय ग्रह प्रॉपर एक सही सिमेट्री में है, प्रॉपर अरेंज्ड है। ग्रह तो वही हैं, पर वो ऐसे अरेंजमेंट में है कि वो आपको अच्छा फल देने के लिए तैयार है। आपके रूम में बहुत सारा सामान आप रख दो, एक जगह रखा हुआ बहुत सुंदर सुंदर सामान लगे एक कोने में इकट्ठा कर दो, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। लेकिन आप उसको प्रॉपर जमा दो, कहाँ क्या जमाना है, दीवार पे लगना है, तो वो आपने क्या किया कि एक फिक्स कर दिया कि यहाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, वहाँ पे वो चीज़ अच्छी लग रही है। सेम वैसे मुहूर्त शास्त्र में क्या है कि तिथि ये होनी चाहिए, नक्षत्र ये होना चाहिए, करण ये होना चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होना चाहिए, ये इससे 7वें घर में होना चाहिए। उस तरह से मुहूर्त निकाला जाता है। उस तरह से जब काम करेंगे तो काम का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यदि सही समय पर सही काम किया जाए तो फल तो अच्छा मिलना ही है जी। तो एक और चीज़ है कुंडली के साथ साथ जो आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है, वो है टैरो कार्ड। तो इन दोनों में से क्या ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और क्या दोनों की अपनी अपनी अपना अपना क्या महत्व है दोनों का? देखिए, टैरो रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है जी। ज्योतिष जो कि वेद का अंग है। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। उनमें से ज्योतिष एक अंग है, और ज्योतिष वेद का नेत्र है। इस ज्योतिष में संहिता ज्योतिष भी है, ज्योतिष गणित भी है, ज्योतिष फलित भी है, ठीक है, होरा ज्योतिष है, संहिता ज्योतिष है, लेकिन कहीं भी टैरो कार्ड का जिक्र नहीं है। टैरो पाश्चात्य ज्योतिष है। बाहर क्या होता था कि बाहर का जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। हमारे यहाँ क्या होता था कि ऋषि जो होते थे वो मंत्र दृष्टा ऋषि होते थे। वो अपने ध्यान योग से चीज़ों को देखते थे, मंत्र भी उन्हें दिखते थे, और देखने के बाद
क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो सब अपने अंदर भी है। उस योग से आप उसको देख सकते हैं, अंदर जाके सब चीज़ें फील कर सकते हैं, चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उस ज्ञान को आप लिख सकते हैं। लेकिन टैरो क्या है कि विदेशी जो एरिया था वहाँ पे उनके पास इतना डेवलप्ड ज्ञान नहीं था उस समय तक। टैरो रीडिंग भी एक तरह की साइंस तो नहीं कह सकते, एक एस्ट्रोलॉजी है, पर ये केवल इंट्यूशन बेस्ड है, इंट्यूटिव साइंस है। फॉर एग्जांपल जन्म पत्रिका में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि इस समय इस मुहूर्त में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो मरा हुआ होगा। इस समय जो इस ग्रह योग में अगर कोई बच्चा उत्पन्न होगा तो बहुत बुद्धिमान होगा। बुध अगर उच्च राशि में चल रहा है, बृहस्पति भी अच्छा चल रहा है, पंचम भाव में बुध है, 11th में बृहस्पति है या नवम में बृहस्पति है, तो उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। टैरो में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके सामने कोई कार्ड, जैसे अलग अलग ताश के पत्ते हैं वैसे कार्ड होते हैं, कोई कार्ड आप निकालते हैं, उस कार्ड पे मछली का सिंबल बना हुआ है सपोज, तो क्या है कि वो डिपेंड करता है उस बताने वाले व्यक्ति के पे कि उसको क्या फील आता है, उसको क्या लगता है। वो हो सकता है मछली का सिंबल देख के आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई आपको अच्छा भोजन मिलने वाला है, या कोई दूसरा ये भी कह सकता है कि आपको बहुत अच्छा धन मिलने वाला है कहीं से। लेकिन वो भोजन क्या मिलेगा, कब मिलेगा, वो धन मिलेगा तो कब मिलेगा, या धन मिलेगा या भोजन मिलेगा, ये कहीं भी क्लियर नहीं है उसमें। जो ये इंट्यूशन बेस्ड है, और इंट्यूशंस व्यक्ति के खुद के ऑरा पे डिपेंड करते हैं। बहुत से लोग क्या है कि बिना कुछ देखे भी बोल देते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है उनका। और ज्योतिष का जो विज्ञान है वैसे भी क्या है कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे आप बता नहीं सकते। ऐसे टैरो में केवल आप बता के देख के नहीं बता सकते, आप कितना अच्छा, आपका ऑरा कितना है, आप में जो स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़्यादा है, उसके बेस पे आप अच्छा बता सकते हैं। उसमें कार्ड तो केवल आपको केवल इंडिकेट करते हैं जरा सा। मेन चीज़ आपकी खुद की ऊर्जा है, आप कितना अच्छे से बता पाते हैं। तो कहीं भी सिमिलरिटी नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो ये मान सकते हैं कि बहुत एकदम डिटेल्ड है, ये सिर्फ छोटा सा एक वो है जो बाहर का हिस्सा है। कुछ कुछ आप बता सकते हो, दिन कैसा जाएगा, समय कैसा आ रहा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने बताया पीयूष जी कि टैरो एक एक तरह की अलग सी साइंस है, इंट्यूटिव जी एक ज्ञान है जी। जिसके आधार पर कुछ कुछ बताया जाता है। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी को जहाँ तक मैं समझती हूँ काफ़ी कुछ भारत में ही इसका उदय हुआ, शुरुआत भारत से हुई थी, और ये जो बढ़ी है आगे, ये जो विधा जो है वो भी भारत में बढ़ी है। लेकिन क्या इसको, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है या सब जगह इसकी वैल्यू है, इसको वैल्यू किया जाता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो सूर्य चंद्रमा और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके बेस पे बताया जाता है जी। ये सूर्य चंद्रमा अपने यहाँ नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व में सभी जगह पे है। तो ज्योतिष का जो शास्त्र है ये भी सभी जगह है। लेकिन जितना इस ज्ञान का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ उतना बाहर नहीं हुआ। जैसे अपने यहाँ पे हम ज्योतिषी कहते हैं, संस्कृत में ज्योतिषी को गणक कहा जाता है। फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में पाश्चात्य जगह पे कहीं जगह इसको नुजूमी कहते हैं। अरेबियन जो एस्ट्रोलॉजी में नुजूमी बोलते हैं, जो व्यक्ति ऐसी कैलकुलेशंस करके बताता है। लाल किताब ज्योतिष ये पाश्चात्य ज्योतिष का पार्ट है, अपने यहाँ का पार्ट नहीं। ये अरब से आया है, मुस्लिम कंट्रीज से ज्योतिष आई है अपने पास में। ये न्यूमरोलॉजी कीरो जो थे, कीरो न्यूमरोलॉजी हमें कीरो से मिली है, नंबर सिस्टम जो भी है। फेंग शुई चाइना का एस्ट्रोलॉजी का साइंस है उनका अपना, उसमें वो अलग अलग ची और ऐसी कुछ एनर्जीज होती हैं जिनके बेस पे बताता है। तो देखिए, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसको जानने की इच्छा अनादिकाल से है हर व्यक्ति में। भविष्य कथन की विधाएं बहुत सारी हैं, डिविनेशन के सिस्टम बहुत सारे हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, हर देश में ज्योतिष का है। लेकिन जितना डेवलपमेंट इंडिया में इतना कहीं पे भी नहीं है। साइंटिफिक तरीके से जो बताने का सिस्टम है वो अपने पास है, बाकी जगह पे उतना नहीं है। पीयूष जी, बहुत सारी बातें ऐसी थी, मेरे मन में तो बहुत ही सारे ऐसे विचार चल रहे थे और बहुत सारी दुविधाएं भी थी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जिनका मैं जवाब ढूंढ रही थी। और आई एम श्योर कि आज की हमारी इस बातचीत से बहुत सारी चीज़ों के जवाब मुझे भी मिले हैं, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारे जो उनके सवाल, उनके मन की जो गुत्थियाँ होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, वो क्लियर होंगे। और यही तो हमारा उद्देश्य भी है ना इस पॉडकास्ट के थ्रू। हम चाहते भी यही हैं कि लोगों के जो कन्फ्यूजन्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो उनको लगता है पता नहीं ये सही है कि ये सही है, किससे पूछें, कहाँ जाएं, क्या करें। और आजकल के टाइम में जब हमारे आसपास इतना सारा मीडिया है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है, ऐसे में सही चीज़ जानना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें यहाँ दिया और हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत ही पेशेंस और तरीके से हमें समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये साइंस काम करती है और किस तरह से हमें व्यक्ति को सही चलते हुए यदि सही चीज़ें करें तो शायद इन चीज़ों से डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।